सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ईरान और अमेरिका के दरमियान एक जामे मुआहदे के हुसूल की कोशिशें अब फैसला कुन मरहले में दाखिल होती दिखाई दे रही हैं और इस मकसद के लिए पाकिस्तान की सिफारती सरगर्मियां तेज़ हो चुकी हैं। इसी सिलसिले में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने आज तेहरान में ईरानी आला हुक्काम से अहम मुलाकातें की, जिनका बुनियादी मकसद ईरान और अमेरिका के दरमियान मौजूद इख्तिलाफात कम करना और दोनों ममालिक को किसी काबिल कबूल नतीजे के करीब लाना है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बरादर खलीजी ममालिक के दौरे पर हैं, जिसके बाद उनका रूस का दौरा भी मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की वतन वापसी के बाद ही ईरान और अमरीका मुज़ाकरात के दूसरे मरहले की हतमी तारीख तय किए जाने का इम्कान है। उधर वाइट हाउस की तर्जुमान ने भी वाज़े अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान इस वक्त वाहिद मुल्क है जो ईरान और अमरीका के दरमियान फ़ाल सालसी का किरदार अदा कर रहा है। उनके बकौल पाकिस्तान ने इस पूरे अमल में गैर मामूली सालसी की है और हम उनकी दोस्ती और इस मुआहदे को पाया तकमील तक पहुंचाने की कोशिशों को दिल से सराहते हैं। उधर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी उम्मीद जाहिर की है कि जंगबंदी में तोसी की शायद ज़रूरत पेश ना आए, क्योंकि उनके मुताबिक ईरान इंतहाई संजीदगी के साथ एग्रीमेंट करना चाहता है। ताहम माहिरीन का ख्याल है कि अमरीका में बढ़ती महंगाई, गैस की बुलंद कीमतें और मागा सपोर्ट बेस की खुली नाराज़गी के बायस सदर ट्रंप को फौरी तौर पर किसी बड़ी सिफारती कामयाबी की ज़रूरत है। यही वजह है कि उन्होंने बराह रास्त फ़ौजी कार्रवाई के बजाय ईरान के मुआशी दबाव और सिफारती रास्ते को तरजीह दी है। अब सवाल यह है कि क्या सदर ट्रंप इस हिकमत अमली में कामयाब हो पाएंगे? तो इस हवाले से अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के मुताबिक दो बुनियादी सवालात उनका पीछा करते रहेंगे। पहला ये कि क्या ईरान के साथ कोई नया बड़ा मुआहदा उस पुराने मुआहदे से बेहतर दिखाई देगा जो सदर ओबामा ने 2015 में किया था और जिसे सदर ट्रंप ने अपने पहले दौरे इक़्तिदार में ख़त्म कर दिया था। और दूसरा सवाल ये है कि हालिया कशीदगी और तबाही के बाद ईरान किस शक्ल में दुनिया के सामने आएगा, कमज़ोर और शिकस्त खुर्दा या पहले से मजबूत। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुमकिन है कि सदर ट्रंप ऐसा मुआहदा हासिल कर लें जो ईरान की जौहरी सलाहियत को महदूद कर दे, लेकिन इस पॉलिसी के गैर इरादी नताइज भी सामने आना शुरू हो गए हैं। सबसे अहम नतीजा यह है कि ईरान के सख्त गिर हल्के अब पहले से ज़्यादा यकीन रखते होंगे कि उन्हें अपने दिफा के लिए एटमी सलाहियत ज़रूर हासिल करनी चाहिए। अब आगे क्या होगा, खित्ते की सूरत हाल किस समझ जाएगी और पाकिस्तान का किरदार कितना फैसला कौन साबित होगा, इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मसूद खालिद साहब, फॉर्मर एम्बेसडर हैं, डॉक्टर मारिया सुल्तान, एक्सपर्ट ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स, रेयर एडमिरल रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। एम्बेसडर साहब, मैं आपसे शुरू करूंगा। मुझे बताएं कि इस कॉन्फ्लिक्ट के मुस्तकिल हल के लिए फील्ड मार्शल की जो शटल डिप्लोमेसी है वो कितनी इंस्ट्रूमेंटल है और दोनों फरीकैन को काबिल कबूल नतीजे के करीब लाने के इम्कानात अब कितने बढ़ चुके हैं आपके ख्याल? जी शुक्रिया। देखिए, ये बड़ी प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी है जो पाकिस्तान कर रहा है और इसकी सताइश जो है बैनुल-अक़वामी तौर पर हो रही है। इसमें हमारी पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप दोनों बड़ी प्रोएक्टिव हैं। और फील्ड मार्शल साहब कल तेहरान पहुंचे हैं, वहाँ उनकी मुलाकातें हुई हैं ईरानी हुकाम से। और ये मुझे लगता है इसी तरफ वज़ीर आज़म जो हैं अभी गल्फ़ कंट्रीज़ में हैं, सऊदी अरब में थे, अब शायद कतर पहुँच गए, फिर तुर्की जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये मुझे अब लग रहा है कि ये लास्ट डिच एफर्ट है कि जो मुआहदा है या जो भी उसका फ्रेमवर्क है उसको फाइनलाइज किया जाए। और बिहाइंड द सीन जो है डिप्लोमेसी जो है वो इस पर चल रही है मेरे ख्याल में। और ईरान के साथ बात होगी और उसके बाद जो गल्फ़ कंट्रीज़ का जो ओवरऑल यानी कि जो पर्सपेक्टिव मिलेगा, ज़ाहिरी बात है वो वाशिंगटन से शेयर किया जाएगा। और उसके बाद जो लास्ट कॉल है वो वाशिंगटन पे ही डिपेंड करती है। तो देखिए ना, डिप्लोमेसी की ज़ुबान में कहते हैं कि नथिंग इज़ डिसाइडेड अंटिल एवरीथिंग इज़ डिसाइडेड। तो जो भी फ्रेमवर्क है, अब ज़ाहिरी बात है ईरान और अमेरिका के जो के दरमियान जो तनाज़ात हैं, जो इश्यूज़ हैं, वो बड़ी सीरियस हैं, वो बहुत ही क्रिटिकल हैं ईरान के लिए भी और अमेरिका के लिए भी। तो वो ज़ाहिरी बात है कि हर पॉइंट के ऊपर तो मुआहदा मेरे ख्याल में नहीं होगा,
लेकिन जो मोटी मोटी चीज़ें हैं, मसलन का न्यूक्लियर प्रोग्राम है या सैंक्शंस हैं या स्टेट ऑफ हॉर्मस है, इस पे हो सकता है कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए और एक फ्रेमवर्क जो है वो साइन हो जाए, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। और इसके बाद ये हो सकता है कि फिर स्ट्रक्चर टॉक्स में ये चले जाएं, डायलॉग का एक, क्योंकि उसमें एक्सपर्ट्स भी होंगे, प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होगी। तो अगर एक ब्रॉड फ्रेमवर्क जो है वो एग्री हो जाए तो फिर स्ट्रक्चर टॉक्स हो सकती है, और जाहिर बात है फिर यानी कि फिर वॉर जो है वो ख़त्म हो जाएगी, सीज फायर को एक्सटेंड करने की, जैसे कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा। तो इससे ज़रूरत दोनों पार्टीज़ की है, क्योंकि वॉर फटीग है। मैं बहुत दिनों से ये कह रहा हूँ कि सेफ एग्जिट चाहिए दोनों को, फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस। अमेरिका के जो आपने अवामिल बताएं, फैक्टर्स बताएं, बिल्कुल सही बताएं। उनके ऊपर डोमेस्टिक प्रेशर है, तो कहा यह जा रहा है कि तो सारी वॉर ही गलत थी, कोई एग्जिट स्ट्रैटेजी नहीं थी और जाने की भी स्ट्रैटेजी कोई नहीं थी अमेरिका की। तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उससे अपने आप को ईज आउट करना चाहते हैं, बेल आउट करना चाहते हैं। ईरान का भी बड़ा नुकसान हो गया है, ईरान भी इसको सस्टेन तो नहीं कर सकता लॉन्ग टर्म में, क्योंकि गो के उन्होंने बड़ी यानी कि जुर्रत का मुकाबला किया है, नो डाउट अबाउट दैट। और अभी भी नज़र आता है कि बड़ा अज़म है कि अगर मसले ये कि हॉस्टिलिटीज़ दोबारा शुरू होती हैं तो ईरान आखिरी दम तक लड़ने का मेरा ख्याल है तहिया किए हुए। लेकिन आई होप कि अब ये जो ब्रिंक्समैनशिप है उससे ये अब रिट्रीट जो है वो शुरू हो गया है। और लेट्स सी, हमारे जो एफर्ट्स हैं, फील्ड मार्शल की भी अपनी एफर्ट बहुत हैं, और ये तो हमने देखी हैं कि किस तरीके से उन्होंने एक्टिवली सारी चीज़ को परसू किया है, और उसमें एक बड़ा कंक्रीट रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं। इसी तरह हमारे वज़ीर आज़म और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, वजारत ख़ारजा का अपना रोल है। जो ये साइलेंट सोल्जर्स होते हैं ना, हमने तो वजारत ख़ारजा में काम किया, हमें पता है कि काम कैसे होता है। जी जी। एडमिरल साहब, आपके ख़्याल में पाकिस्तान की जो मिलिट्री डिप्लोमेसी में क्या ख़ास बात है कि अमेरिका ने वाहिद सालिस के तौर पर पाकिस्तान का इंतखाब किया है? व्हाट इज़ योर टेक ऑन? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसा लिंक है कि जिसने तमाम हरीफों को, तमाम सेगमेंट्स को जोड़ा हुआ है। वो अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा था कि सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना व नजफ़। तो ये जो ईस्ट एंड वेस्ट, अरब एंड अजम, अमेरिका, ईरान और सब, चीन, रूस, और इसमें एक बहुत कलीदी किरदार पाकिस्तान का है कि एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में, और एक क्या अचीवेबल है इस कॉन्फ्लिक्ट के एज अ रेजिड्यू के तौर पे वॉर टर्मिनेशन के लिए, क्या म्यूचुअली एक्सेप्टेबल होगा अमेरिका को। उसके पस मंज़र में ज़रा इसराइल भी है, क्योंकि अमेरिका इसराइल के दबाव में है, और ईरान को सबसे, क्योंकि उस वक्त जो अपना हुर्मुज़ की जो एक कंट्रोल है, वो ईरान जो है वो अभी तक उस पर अपना कब्ज़ा जो है वो उसने एस्टेब्लिश किया हुआ है। अमेरिका ने हालांकि ब्लॉकेट किया है, लेकिन वो एक तरह से ब्लॉकेट के ऊपर एक और ब्लॉकेट है, क्योंकि जो जहाज़ जो है जो इस वक्त ईरान के कंट्रोल और उसके ज़ेर इंतज़ाम जो अल्टरनेट रूट है, उसी के थ्रू ही बाहर आ सकते हैं, उसके बगैर बाहर नहीं आ सकते। और उसी चीज़ को अमेरिका ने भी चैलेंज किया है कि ऑल्दो ब्लॉकेट तो ईरानी पोर्ट्स का है, और साथ में उन्होंने ईरानी कोस्टल वाटर्स का भी जिक्र किया है, कोस्टल एरियाज़ का। तो जाहिर है कि जो ईरान के ऑर्डर के तहत जो भी तिजारती जहाज़ उस चेंज रूट से आएगा, तो ईरान के वो टेरिटोरियल वाटर से, कोस्टल एरिया से होकर आएगा, तो उसके लिए भी वो ब्लॉकेट है। अभी आपने देखा कि इतना शायद इफेक्टिव नहीं है, कुछ जहाज़ वापस भी गए हैं, लेकिन कुछ जहाज़ों की रिपोर्ट आई है कि वो ब्लॉकेट से थ्रू भी हुए हैं। तो ब्लॉकेट के लिए इम्पार्शियल होने की ज़रूरत है। लेकिन मेरे ख्याल में अब ये जो सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स की एक बहुत बल्कि अभी तो तारीख की भी बात होने लग गई है कि मुमकिन तौर पे 21-22 अप्रैल को हो जाए। मेरे ख्याल में बहुत तेज़ी से सूरत हाल में पॉजिटिव एक चेंज आएगी। ओके, राइट, पॉजिटिव चेंज देख रहे हैं आप। डॉक्टर मारिया साहिबा, ये जो बात हो रही है इस वक्त पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की, पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लोमेसी की, पाकिस्तान की स्ट्रेटजी की, ज़ाहिर पूरी दुनिया के इदारे उसको बड़ा प्रेज़ कर रहे हैं, और बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स हेडलाइन है पाकिस्तान इस्लामाबाद अकॉर्ड, ये सब कुछ। ये जो फ्रैक्चर्ड ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के साथ पाकिस्तान ने ख़ुद को कम्प्लीटली अलाइन किया है, जब बाकी की दुनिया अभी एडजस्ट कर रही है, हम देख रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा अपनी फॉरेन पॉलिसी किस तरह शेप करें, जिसका एडवांटेज भी मिल रहा है पाकिस्तान को। बाकी दुनिया कुछ सोच रही है, पाकिस्तान ने इसको, आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान ने ये वर्ल्ड ऑर्डर में जो चेंजेस आ रहे थे, इसको पहले से एंटिसिपेट कर लिया था? देखिए, पाकिस्तान शायद वो वाहिद मुल्क है जो इस बात को समझता है कि बैन अक़वामी तिजारत जो है, जब तक कि मल्टीपल सेंटर्स ऑफ पावर के दरमियान हम आहंगी नहीं होगी, मुमकिन नहीं है।
1999 के बाद बिलखुसूस 2001 के बाद ये चीज़ बड़ी वाज़ेह थी कि जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है उसके अंदर शराकत दारी की बुनियाद की बेसिस के ऊपर ही आगे चल सकेगा। लेकिन ज़ाहिर है ये तमाम चीज़ें होते होते आपको कुछ वक्त लगा है, तकरीबन 2 तिहाइयाँ लगी हैं, लेकिन अब ये बात वाज़ेह है कि जो ग्लोबल ऑर्डर है उसके अंदर चीन, अमेरिका, डॉलर्स, युआन और उसके अलावा जो रीजनल कंट्रीज़ हैं उनका जो रोल है वो बहुत मुख्तलिफ है और वो एज नेट स्टेबलाइजर्स है बानिस्बत इसके कि आप ये समझें कि ये सिर्फ और सिर्फ एक पोल के तहत चलता रहेगा। ओके, ठीक, यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ और अहम नुकात उठाएंगे। वेलकम बैक। मसूद खालिद साहब, ऐसा क्या मुआहदा हो सकता है आपके ख्याल में जिसे दोनों फरीकैन अपनी अपनी फ़तह बनाकर पेश कर सकें? इनके पास, दोनों के पास कितना ऑप्शन है और क्या ऑप्शन है? क्योंकि जिस तरह का स्टेलमेट है, जो इस वक्त सिचुएशन है, उसमें आपने पहले भी इस पर बात की कि ईरान के पास भी अब बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं थी, मज़ीद लड़ते और तबाही होती है, अमेरिका में भी उसका इकनॉमिक प्रेशर हीट फील की जा रही है। तो आपके ख्याल में वो क्या ऑप्शन हैं जिस पे दोनों के लिए पोजीशन विन विन हो? वरना ईरान भी तो पीछे हटने को तैयार नहीं है, चाहे अमेरिका कुछ भी कर ले, वो कहते हैं ठीक है कर दें, कोई मसला नहीं। ये देखिए, ये वो भी होता है, ऑप्टिक्स के लिए भी चीज़ें की जाती हैं, पोस्चरिंग होती है। बात यह है कि थकन दोनों साइड पर है, और अमेरिका के लिए भी फाइनेंशियली बहुत बड़ी ताकत है, मिलिट्री ताकत है, पैसा भी है, लेकिन जिस तरह खर्चा हो रहा है ये तो नहीं हो सकता कि इनडेफिनेटली जो है उनका बहरी बेड़ा जो है वहाँ पर खड़ा रहे। तो ये मतलब एक वॉर ऑफ एट्रिशन है इस वक्त। अब वो ब्लिंक कोई भी नहीं करना चाहता, हु विल ब्लिंक फर्स्ट? जाहिर बात है ईरान करेगा, वो तो फिर डिफीट समझी जाएगी ना। अब बात ये है कि राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जो इशू था वो ये था कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो सारी दुनिया के लिए खतरा है, इजराइल के लिए खतरा है, अमेरिका के लिए खतरा। इस बेसिस पे अमेरिका ने चढ़ाई की इजराइल के साथ मिलकर। अब जाहिर बात है कि उसी पे कोई कंप्रोमाइज होगा ना। तो ईरान तो पहले भी मान गया था उस पे न्यूक्लियर प्रोग्राम, ठीक है जी। उसके बाद जो आपका ओमान ने मीडिएट किया जिनीवा में, वो ओमान के वज़ीर ख़ारजा ने बिल्कुल पब्लिकली कहा कि हर चीज़ तैयार थी, वो तो हम पेन ढूंढ रहे थे कि किस पेन से सिग्नेचर उठे। तो इसका मतलब है कि वो तो पक्की पकाई रोटी है ना, वो खानी है। अब ये कि इस वॉर के बाद जाहिर बात है थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स उसमें, मेरा ख्याल है कि न्यूक्लियर के ऊपर कोई ना कोई कंप्रोमाइज होगी और वही फतह जो है डिक्लेयर की जाएगी। लेकिन उसके इवज़ ईरान जो है वो कंपनसेशन मांगेगा, सैंक्शंस मांगेगा, और इस पर अमेरिका को रजामंदी जो है उसका इजहार करना होगा, अदरवाइज ये चीज़ चलेगी नहीं। अभी भी देखें, मेक और ब्रेक टाइम है ये इतना नहीं है कि ठीक है बड़ी एक्टिव डिप्लोमेसी इस वक्त चल रही है। कोशिश यही है पाकिस्तान की, और बिल्कुल सही कोशिश है कि भाई ये रिट्रीट करें। सो व्हाट अबाउट ईरान? ईरान अपनी विक्ट्री में कैसे कन्वर्ट करेगा इसको? नहीं, ईरान ये करेगा कि ईरान जब सैंक्शंस हटेंगी, अमेरिका की तरफ से यह दिया आएगा कि कंपनसेशन भी मिल रहा है आपको, तो ईरान के लिए भी, ईरान भी कह सकता है कि देखें हमारी बात मानी गई है, हम तो पहले भी तैयार थे न्यूक्लियर के, हम तो नहीं न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहते, हमारे तो सुप्रीम लीडर का फतवा है, हमने अगर बनाना होता तो हम पहले बना लेते, ठीक है ना। हमें तो इन्वेस्टमेंट उतनी चाहिए, उतनी क्वान्टिटी चाहिए जो सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम जो वो अलाउ करे, और हम एनपीटी के मेंबर हैं, वो बिल्कुल जायज़ बात है उनकी। तो कहने का मतलब ये है कि वो न्यूक्लियर के ऊपर कोई कंप्रोमाइज हो सकती है। मिसाइल्स का भी जिक्र नहीं हो रहा, मिसाइल्स का शुरू में जिक्र था, उस पर कोई पेशरफ मुझे नहीं लगता कि होगी ना, वो मेरा ख्याल है वो उस तरह अंडर डिस्कशन है। तो सर ये बताएं कि आपको क्या लगता है, कॉम्पनसेशन अमेरिका खुद देगा या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे टोल लगाने देगा? प्रेसिडेंट ट्रंप तो जागते मानते हैं, वो सऊदी अरब ने किया, वो एक कलेक्टिव ज्वाइंट हो सकता करेगा, लेकिन है ना, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर ईरान। तो हो सकता है उसके ऊपर कोई जो है अकोमोडेशन आए अमेरिका की तरफ से, वो अकोमोडेट करे और कोई ऐलान, क्योंकि इस तरह रेसिप्रोसिटी के बगैर तो नहीं होगा, कोई मुआहदा नहीं होगा रेसिप्रोसिटी के बगैर। अब फिर दूसरा जो क्रूशियल इशू है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है। ईरान इसको नहीं छोड़ना चाहेगा क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है, लेकिन ईरान ये ज़रूर मेरा ख्याल तैयार होगा कि अगर ये उस स्ट्रेट से ये पीछे हटे उस एडवांटेज से, ठीक, तो उसके इवज़ इसको एक तो ईरान और ओमान का कोई बायलैटरल मुआहदा हो जाए, ताकि दोनों मिलकर कहें कि जी हम आपको इंटरनेशनल नेविगेशन सारी चीज़ें अलाउड हैं, लेकिन ये चीज़ें होंगी, हमें आप थोड़ा सा ये नहीं कि वो दूसरे, इस पर प्रेसिडेंट्स हैं, कोई टर्की भी लेता है पैसे, डार्डेनल्स पे, इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन ऑफ कोर्स दैट इज़ यू नो
दैट इज नेगोशिएबल, उस पर नेगोशिएशंस होंगे। ओके तो ये दो एलिमेंट्स हैं, बाकी तो और कोई मुझे ऐसी चीज नजर नहीं आती कि जिसपे कोई बहुत बड़ा जो है वो फैसला होने जा रहा है, क्योंकि इजराइल नहीं करने देता ना जी कोई चीज। क्योंकि देखिए मसला ये है कि $270 बिलियन की असेसमेंट की है ईरान ने अपने जो इनिशियल अभी लॉसेस की और डैमेजेस की। एक तो पुराना उसके अकाउंट्स फ्रीज होना अपनी जगह, लेकिन जो अभी करंट वॉर में उसका लॉस हुआ है वो कैसे रिकवर करेगा। एडमिरल साहब, अमेरिका ने एपिक फ्यूरी ऑपरेशन को अब इकोनॉमिक फ्यूरी ऑपरेशन का नाम देकर ईरानी पोर्ट्स का मुहासरा किया हुआ है। ईरान के साथ काम करने वाले जो 2 चीनी बैंक्स पर पाबंदी भी लगाई है, क्या इससे मुज़ाकरात को लेवरेज करना मकसद है या एग्रीमेंट से पहले फेस सेविंग दी जा रही है, क्योंकि ईरान ने धमकी दी है कि धमकी के बावजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में खलीजी ममालिक की शिपिंग को जो है वो नहीं रोका है? जी बिल्कुल, ये दबाव डालना तो नेगोशिएशन का हिस्सा ही होता है, क्योंकि दबाव के बगैर या एक मैक्सिमम पोजीशन अडॉप्ट किए बगैर जो है वो फिर बात आगे सही तरह से एक कॉमन ग्राउंड पे आना मुश्किल होता है, क्योंकि फिर दोनों ही साइड्स जो है वो कंसीड करती हैं और एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट के ऊपर आती हैं। लेकिन ये अपना हुर्मुज़ का इशू एक ऐसा है कि ये सिर्फ कोई इकोनॉमिक कंपनसेशन इससे नहीं है, या ये एक न्यू नॉर्मल क्रिएट हो जाएगा अगर जो ईरान जो चाहता है वो हो गया। ये इंटरनेशनल लॉ एक उसके तहत ये गारंटीड शुदा ट्रांजिट पैसेज है इस किस्म की कुदरती गुजरगाह में। तो ये अगर चेंज हो जाता है तो इसका असर पूरी दुनिया पे आएगा। मलाक्का स्टेट्स हैं, इसी तरह और भी इस तरह की कुदरती आबी गुजरगाहें हैं जो कि बहुत अहम है, बाबल मंदब है। तो अगर एक न्यू नॉर्मल सेट हो जाता है तो वो फिर एक तरह से हम एक इंटरनेशनल लॉ की भी डिफीट है इसके अंदर। तो ये कोई इतना छोटा मामला नहीं है कि हम उसको दे दें। ये हो सकता है कि कोई दरमियानी रास्ता इख्तियार किया जाए और उसको ईरान को एक कंट्रोल दिया जाए एक लिमिटेड नेगोशिएटेड पीरियड के लिए, चाहे वो 1 महीना हो, 2 महीने हो, 3 महीने हो, क्योंकि ईरान भी एक अश्योर्ड गारंटी चाह रहा है कि उसके ऊपर दोबारा जंग मुसलत नहीं की जाएगी। वो इसी तरह हो सकती है कि अगर उसको एक लिमिटेड पीरियड के लिए कंट्रोल, कुछ सेम्बलेंस ऑफ कंट्रोल दिया जाए विदाउट पेइंग टोल, उसकी अंडर मैनेजमेंट में, उसके अंडर सुपरविजन से ट्रैफिक जो है वो बहाल हो जाए, और उस दौरान जो है वो ईरान को एश्योर्ड गारंटी होगी कि मुझ पर हमला नहीं होगा। तो इस तरह की कोई अरेंजमेंट हो सकती है, लेकिन बहुत ही मुश्किल और एक पेचीदा और लीगल भी एक ये इसका इंटरनेशनल लॉ का एंगल है, इस पे उम्मीद है कि पेशरफ्त होगी। ओके डॉक्टर साहब, न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल आपकी स्पेशलाइजेशन है, ज़रा कंपैरिजन करके बताइएगा कि प्रेसिडेंट ओबामा के JCPO के मुकाबले में प्रेसिडेंट ट्रंप कितनी बेहतर न्यूक्लियर डील हासिल करने की पोजीशन में है। हाउ डू यू एनालाइज दिस सिचुएशन? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें JCPO की अंडरस्टैंडिंग ज़रूरत है। JCPO जो है बुनियादी तौर पे ईरान की जो राइट्स थे वो NPT के अंदर उनको डिफाइन कर रहा था, रीडिफाइन कर रहा था। लेकिन जब आप उसको रीडिफाइन करते हैं तो आपके पास जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सेफ गार्ड्स हैं उसमें सिर्फ 2 ही चीज़ें मौजूद हैं आपके पास, तीसरी कोई चीज़ मौजूद नहीं है। एक है कॉम्प्रिहेंसिव सेफ गार्ड्स एग्रीमेंट जिसको CSA कहते हैं, उसके तहत जब आपके पास एटमी मवाद होता है वहाँ से लेकर जब तक आपके मुल्क से निकलता नहीं है उसको आप जो है ज़ेरे निगरानी रखते हैं, उसको कहते हैं जी कॉम्प्रिहेंसिव सेफ गार्ड्स एग्रीमेंट, यानी क्रेडल टू ग्रेव अप्रोच है। दूसरी जो अप्रोच है वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की 153 NINFIC 153 के तहत है, जिसके तहत सिर्फ आप उस जगह को कवर करते हैं जहां एटमी मवाद होता है और जब कोई मुल्क बताता है कि ये एटमी मवाद इसमें मौजूद है। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो कह रहे हैं कि ईरान के पास कोई एटमी मवाद ना हो। ईरान जो है वो ये कह रहा है कि हम अपना राइट मेंटेन करेंगे। मसला इस वक्त एटमी मवाद का नहीं है, क्योंकि अगर आप 5% से ज़्यादा इनरिच करते हैं तो इसका मतलब ये है कि टेक्निकल जो बेसिस हैं वो आप हासिल कर चुके हैं, और ईरान की जो बैनुल-अक़वामी अंदाजे हैं उसके मुताबिक 60% इनरिचमेंट है। तो इसका मतलब ये है कि ये उनके लिए एक सियासी फैसला है, अस्करी फैसला नहीं है। और जहाँ तक नॉलेज की बात है वो नॉलेज उनके पास एग्जिस्ट करता है। रही बात इसकी कि क्या वो सिविलियन यूजर्स के लिए अपना राइट मेंटेन करेंगे, वो मेंटेन करेंगे। उन्होंने हासिल क्या किया है? उन्होंने हासिल ये किया है कि JCPO के बाद जो तमाम चीज़ें थी वो बतदरीज जो है स्टेप बाय स्टेप उनके ऊपर से सैंक्शंस उतरनी थी ईरान के ऊपर से, और इसके बदले में ब्रिटिश कंपनीज ने, फ्रेंच कंपनीज ने, इन्होंने ऑयल डील्स करनी थी, एविएशन डील्स करनी थी और साथ ही साथ गोल्ड डील्स करनी थी। ये जो डील्स हैं उसको रोकने के लिए पिछली दफ़ा जब प्रेसिडेंट ट्रंप आए थे तो उन्होंने यकतरफा सैंक्शंस लगाई थी। अब जब वो यकतरफा अमेरिकन सैंक्शंस को, जो थर्ड पार्टी सैंक्शंस हैं, उनको रिमूव करते हैं तो जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है वो अमेरिका की फर्म्स के पास होगा और अमेरिका के पास होगा। सो वो ईरान से क्या हासिल कर सकते हैं टेक्निकली या नहीं, वो एक अलग बात है।
लेकिन जो चीज़ उनको इस वक्त मिलेगी वो यही है कि वो अमेरिका के लिए एक बेटर डील जो है उनके पास आ जाएगी। सो डॉक्टर साहब, अब आप मगर देखिए, ये 17 में भी वन साइडेड प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसको ख़त्म कर दिया था। लेकिन जो आप हिंट कर रही हैं, मुझे उससे अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि आप ये कह रही हैं कि वो टेक्नोलॉजी तो ईरानीज़ के पास एग्जिस्ट करती है, वो आज नहीं कल फिर इस पर काम कर सकते हैं, और जो वन साइडेड पहले ट्रंप ने ख़त्म कर दी थी, ये अश्योरेंस अब कैसे मिले कि ये भी जो और फिर लास्ट ईयर की वॉर और फिर अगेन, ये अश्योरेंस ईरान किस तरह ले लेगा? आपके ख्याल में ईरान को किस तरह सेटिस्फेक्शन होगी? देखिए, सेटिस्फेक्शन की बात जो है इसको आप इकोनॉमिक टर्म्स में देखें, टेक्निकल टर्म्स में मत देखें। टेक्निकल टर्म्स में तो ये डिबेट बहुत दूर चली गई है। मतलब टेक्निकल टर्म्स में आप किसी से किसी का नॉलेज वापस नहीं ले सकते क्योंकि लोगों के अंदर ये नॉलेज महफूज होता है। असल बात ये नहीं है कि आप एक बिल्डिंग पे कब्जा कर लें, आप कुछ और कर लें। इट इज़ टू लेट इन द डे फॉर दिस। असल बात यह है कि अमेरिकन कंपनीज जब ये सैंक्शंस रिमूव करती हैं और अमेरिका ये सैंक्शंस रिमूव करता है यूनिलैटरली, तो अमेरिकन कंपनीज के पास एडवांटेज आ जाएगा ईरान के साथ, ऑयल के अंदर, गैस के अंदर, गोल्ड के अंदर, एविएशन के अंदर, कि वो ये डील्स जो है नेगोशिएट करें। और वो डील नेगोशिएट करेंगे क्योंकि अगर वो डील्स नेगोशिएट नहीं करते हैं तो मशरिक़ वस्ता का कोई फ्यूचर नहीं है। क्योंकि जो जंग के जो इम्पैक्ट है, अगर ईरान पे $270 बिलियन का इम्पैक्ट हुआ है तो आप इमेजिन करें कि जो अमेरिका के ऊपर हुआ है $588 बिलियन तो सिर्फ असेसमेंट है, सिर्फ और सिर्फ जो है ये जो एंटी ड्रोन्स और जो इंटरसेप्टर्स की कॉस्ट है, यानी 60-1 रेशो है। 15 मिलियन क्या कहते हैं ईरान ने खर्च किए हैं और तकरीबन 588 इन्होंने किए हैं। ये जो कॉस्ट है, ये $588 मिलियन जस्ट फॉर इंटरसेप्शन अलोन की कॉस्ट है। $5 बिलियन ये दिन का खर्च कर रहे हैं इस वॉर को मोबिलाइज करने के लिए। अब आप खुद सोच लें, $5 बिलियन को आप मल्टीप्लाई कर दें 40 डेज पे, और 40 डेज के बाद अगले 2 हफ्ते, यानी कि ये तकरीबन जो है 60 दिन जो है 60 डेज हो जाते हैं। तो अगर आप 60 डेज को अगर आप काउंट कर लें तो ये तो कॉस्ट ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाती है। अगर सिर्फ आप अमेरिका की कॉस्ट को निकाल दें, बाकी गल्फ की कॉस्ट को देख लें, हेडविंड कॉस्ट, बाकी चीज़ें, तो ये इस वक्त जो एक्चुअल सिचुएशन है वो इकोनॉमिक रिवाइवल ऑफ द गल्फ है। अगर इकोनॉमिक रिवाइवल ऑफ गल्फ नहीं होता, ये मुमकिन नहीं है। दूसरी बात ये है कि इस वक्त वो ये इस बात को अलाउ नहीं करेगा ईरान कि स्टेट ऑफ हॉर्मस को वापस उस पोजीशन पे जाने दे जिसके ऊपर अमेरिकन कह रहे हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल। जाहिर है इस वक्त लिटोरल स्टेट्स के ऊपर वो कह रहे हैं कि जी 2 जगह पे जो है स्टेट ऑफ हॉर्मस 12 माइल्स पे आती है, तो वो लॉ ऑफ द सी के मुताबिक ये लिटोरल स्टेट्स के अंदर आती है, तो देयरफॉर ये हमारा इसके ऊपर कवरेज है। इसके ऊपर जो भी इंटरप्रिटेशन आप ले लें, एक्चुअल इंटरप्रिटेशन तो वही है जिसकी जो है ना सी डोमिनेंस है या सी प्रेजेंस है उस एरिया के अंदर। तो ये इनकी प्रेजेंस है और ये प्रेजेंस खाई नहीं जाएगी। दूसरी बात ये कि क्या हम इसके अंदर कोई फ्यूचर गारंटी दे सकते हैं? देखिए, फ्यूचर गारंटी सिर्फ इकोनॉमिक्स की और इकोनॉमिक इंटरेस्ट की है। अगर अमेरिका के इकोनॉमिक इंटरेस्ट ईरान की स्टेबिलिटी के साथ लिंक हो जाते हैं तो देन देयर विल बी नो वॉर। लेकिन अगर वो लिंक नहीं होते हैं तब ये वॉर रहेगी। अभी जो चैलेंज है उनको, असल में वो ये नहीं है कि ईरान के पास वेपन्स हैं, नहीं है। असल जो चैलेंज है इनके पास वो ये है कि अगर ईरान जो है जो ऑयल है वो पहले अगर टोल पे युआन में या क्रिप्टो करेंसी में हो रहा है, और उसके बाद यही एनर्जी जो है ये भी अगर क्रिप्टो करेंसी या युआन में होनी शुरू रहती है, तो अमेरिकन इकोनॉमी उसको रिकवर ही नहीं कर सकती। देखिए, अमेरिका के पास टोटल डोमिनेंस है ग्लोबल एनर्जी मार्केट और उसकी लिंकेजेस डॉलर के साथ। अगर आप उसको डी-डॉलराइज कर देते हैं तो अमेरिका लूजेस मेजर। आप कह रही है पेट्रो डॉलर इकोनॉमी को नहीं छेड़ा जा सकता? पेट्रो डॉलर इकोनॉमी छेड़ी गई तो प्रॉब्लम देखिए, वो ईरान के हाथ में है, और ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मस को जैसे कंट्रोल किया, और उसके बाद वो टोल का जो प्रॉब्लम है, टोल का प्रॉब्लम ये नहीं कि कौन सी शिप गुजरी है या नहीं गुजरी। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी में देना शुरू कर देते हैं, युआन में देना शुरू कर देते हैं, तो अमेरिका किसको सैंक्शन लगाएगा? थर्ड पार्टी। जब आपको पता ही नहीं कि किसने क्या खरीदा, किस कैपेसिटी में खरीदा, कौन सी कंपनी है, आप ग्लोबल ट्रेड से साइडलाइन होने शुरू हो गए। दूसरा प्रॉब्लम ये कि इस वक्त 80% ऑफ द वर्ल्ड इज सैंक्शनड, तो आप 80% ऑफ द वर्ल्ड जो है अगर एक दूसरे के साथ बिजनेस करना शुरू कर देते हैं और ग्लोबल ट्रेड के लिए उनके पास लिक्विडिटी आ जाती है, या चाइना का CIF आ जाता है स्विफ्ट की जगह, तो आप मुझे बताएं कि अमेरिका लूजेस मेजर। जो ट्रांजिशन की हम बात करते हैं कि जी अमेरिका से चाइना की तरफ जा रहा है, तो इकोनॉमिक ट्रांजिशन जो है, दिस इज द पॉइंट। अब अगर ये डील नहीं होती तो इकोनॉमिक ट्रांजिशन शिफ्ट कर जाएगा टुवर्ड्स द अदर साइड, और अगर दूसरी साइड पे शिफ्ट कर जाता है तो ये बहुत मुश्किल है कि आप इस साइड को रिकवर करें। यही वजह है कि इस वक्त ब्रिटेन और फ्रांस अमेरिका के साथ नहीं खड़े। ऑल्दो ये 70 ईयर्स का अलायंस था, वो इसलिए साथ नहीं खड़े क्योंकि JCPO में जो एडवांटेज था, अगर JCPO के थ्रू ईरान के पास सैंक्शंस लिफ्ट होती तो एडवांटेज
फ्रांस और ब्रिटिश कंपनीज को जाता जो पहले ईरान में मौजूद है। इस तरह जो है एडवांटेज अमेरिकन कंपनीज को जाएगा। और आप देख लें उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बेसिस पे आज उनके कोई स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट नहीं है। आज वो कह रहे हैं कि ईरान बहुत गलत काम किया आपने, मतलब जो नेटो तक has not come forward. क्योंकि it is all about क्योंकि देखिए उन्होंने आते के साथ ही पहले नेटो पे, WHO पे, फिर टेरिस लगा के सारी दुनिया को ऑफेंड किया है ना, अपनी मांगा और अपनी प्रायोरिटीज को ऊपर रखकर उन्होंने पूरी दुनिया को ऑफेंड। मैं एक छोटी सी बात कहूंगी जी एक डेविल्स एडवोकेट। देखिए बात ये नहीं है कि उन्होंने किया, अमेरिका के साथ किया तो सबने गलत है। जितने भी उनके इत्तेहादी थे, वो जो इत्तेहादी थे उन्होंने हर एक ने अपनी कंट्रीज के लिए डील, उन्होंने इंडिया को इंडो US न्यूक्लियर डील दी, उसका जो बेनिफिट है किसको गया? इजराइल को गया, फ्रांस को गया और बर्तानिया को गया, जहां से इंडिया ने मेजर डिफेंस टेक्नोलॉजीज खरीदी। राफेल खरीदे, उन्होंने F-35 नहीं खरीदा। अभी जाके इंडिया कह रहे हैं कि जी हम F-35 लाइक जो अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्री लाइक सैंक्शंस और जो रास्ते हैं, ये पावर और प्रेस्टीज और एक्सेस अमेरिका ने दिया पिछले 20 सालों में, और उसके जो बेनिफिशरीज हैं वो फ्रांस और ब्रिटेन रहे। अभी अमेरिका ने प्रेसिडेंट ट्रंप के नीचे आके इसको रिवर्स किया है। उन्होंने कहा कि जी मैं ना तो UN में बिलीव करता हूँ, ना अपने इत्तेहादियों में बिलीव करता हूँ। सबसे पहले अमेरिका है, और अमेरिका जो अपनी डील्स खुद नेगोशिएट करेगा। अब जब जो डील नेगोशिएट होएगी वो उसमें अमेरिकन कंपनीज के पास एडवांटेज होएगा, बिकॉज अगर सैंक्शंस वो रिलीज करते हैं सिर्फ अपनी कंपनीज के लिए और फ्रेंच और जो बाकी कंपनीज हैं उनके ऊपर नहीं करते, और इट बिकम्स अ बायलैटरल डील, तो अमेरिकन कंपनीज के पास एडवांटेज होएगी इन इन्वेस्टिंग इन ईरान, and the others will be left out. So this is the economic division जो आपको इस वक्त नजर आ रही है पॉलिटिकल और मिलिट्री मैप के ऊपर। जी ओके, यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ और अहम नुकात उठाएंगे। वेलकम बैक। एम्बेसडर साहब, चाइना के सदर शी ने UAE के क्राउन प्रिंस से मुलाकात में मशरक़ वस्ता में अमन के लिए 4 पॉइंट एजेंडा एक पेश किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड रीजनल सिक्योरिटी, आर्किटेक्चर, रिस्पेक्ट फॉर सवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, अपहोल्ड इंटरनेशनल लॉ। अच्छा, और ये जो सारा मामला है, ये पॉइंट्स जिसके अंदर शामिल किए हैं, क्या ये जो पॉइंट्स हैं आपके ख्याल में जो 4 पॉइंट्स किए हैं, ये रीजनल वर्ल्ड की बुनियाद बनेंगे दोबारा? कोई इसमें पाकिस्तान का क्या रोल होगा, ये भी बताइएगा ज़रा। और एक और ज़रा मुख्तसर इसका भी अगर आप अपने जवाब के साथ जवाब दे सकें, जो मैं डॉक्टर साहब से भी पूछ रहा था कि क्या ये JCPO से बेहतर ट्रंप इसको सेल कर सकेंगे अपने मुआहदे को जो इस वक्त ईरान के साथ कर रहे हैं? ये मिला के अगर इसका जवाब दे दें। गो अहेड। देखिए, पहली बात तो ये कि रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में बड़ी चेंजेस आएंगी इस वॉर के बाद। एक वॉर किसी दिन तो रुकेगी ना जी, ये वॉर चलती तो नहीं रहेगी। तो ये बड़ी परमिटेशंस होंगी यहाँ पर। जो गल्फ कंट्रीज हैं उन्होंने भी ये रियलाइज़ कर दिया है कि डिस्पाइट हैवी अमेरिकन प्रेजेंस इन देयर टेरिटरी, उनको जो था वक्त पे मदद नहीं मिली और वो वल्नरेबल हैं। तो जाहिर बात है अब ये जो क्वाड बनाया है 4 ममालिक का, जिससे पाकिस्तान शामिल है अलॉन्ग विद टर्की, इजिप्ट एंड सऊदी अरेबिया, ये इसलिए बना है और ये अच्छी बात है कि ये एक शेप अप कर रहा है, क्योंकि सीनियर ऑफिशियल्स की मीटिंग हुई है। जब सीनियर ऑफिशियल्स की मीटिंग हुई है तो उसका मतलब है मैकेनिज्म जो है वो बनाया जा रहा है, ये बन गया है और इसको आगे लेके जाया जाएगा। और ये चारों ममालिक अहम हैं अपने, यानी कि इनकी अपनी रेलेवेंस है। ज़ाहिर बात है पाकिस्तान साउथ एशिया में उसके जो लिंक्स हैं, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, तो ये अभी से आप देखिए कि ये रीअलाइनमेंट और रीग्रुपिंग जो है वो शुरू हो गई है। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि बाद में, यानी कि पोस्ट वॉर स्ट्रक्चर जो है, सीज फायर किस किस्म की है, क्या मुआहदा होता है अमेरिका और ईरान का, तो उसकी रोशनी में ये चीज़ें होंगी। अमेरिका का रोल यहाँ रहेगा। चीन ने जो अपने किए हैं, आपको पता है कि चीन एक ज़रा क्वाइट डिप्लोमेसी करता है। ये नहीं होता कि वो इनएक्टिव होता है, वो इनएक्टिव जो है वो रह भी नहीं सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता इनएक्टिविटी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जो है जिसको कहते हैं रेट्रिक नहीं उनकी तरफ से आती। उन्होंने अभी जो है ईरान के ऊपर प्रेशर डाला था कि आप सीज फायर को माने, अभी भी वो इसी किस्म के एफर्ट्स कर रहे हैं। वो जो ये 4 पॉइंट्स आए हैं, इस पर देखिए आपको कॉमनैलिटी मिलेगी। जो हमारे 5 पॉइंट्स उनके साथ सामने आए थे जब डार साहब गए थे और उनकी मुलाकात हुई थी वांगी से, तो ये अच्छे पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, तो इस पे एग्री करना पड़ेगा। और मुझे तो ये लगता है कि देखिए सऊदी अरब जो है उसने बड़ा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, हालांकि वहाँ अटैक हुआ था और ईरान की तरफ से, तो लेकिन उन्होंने उस तरह जवाब नहीं दिया, बल्कि जवाब दिया ही नहीं तकरीबन।
तो ईरान और सऊदी अरब दोनों ही चाहते हैं कि आपस में इनका जो कोएग्जिस्टेंस चीन ने कराया था पीसफुल, वो रहे, वो चले। ठीक। तो ये सारी चीज़ें, और हो सकता है कि रियलाइजेशन ये आए गल्फ कंट्रीज में कि इन्होंने ईरान के साथ मिलजुल के जो है काम चलाना है। अगर ये चीज़ हो जाती है, प्रिंसिपल्स ये इनका एहतराम किया जाता है एक दूसरे की सॉवरेनिटी का, तो मेरा ख्याल है उसमें इनको स्पेस मिलेगी अच्छी। चीन का जो किरदार होगा फ्यूचर में, वो रिकंस्ट्रक्शन, एनर्जी, इन सारी चीज़ों में होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ईरान में भी और मिडल ईस्ट में भी। तो चीन के पास ये हेफ्ट है, उसकी कैपेसिटी है। ठीक। जहाँ तक न्यूक्लियर का इशू है जी, न्यूक्लियर पे तो अगर मुआहदा नहीं हुआ, ये तो कोशिश मेरे ख्याल है इसके ऊपर हो रही है। मारिया सुल्तान साहिबा ने बहुत अच्छा तज्जिया पेश किया है, वेरी प्रोफेशनल एनालिसिस। लेकिन अगर इसके ऊपर पेशरफ नहीं हुई तो बाकी चीज़ों पर पेशरफ किस चीज़ पे हो सकती है? मिसाइल्स में नहीं हो सकती। स्ट्रेट पे जो है वो जो है पोजीशन स्ट्रेट जैकेटेड है अभी, मतलब इतने आसान नहीं है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे। तो एक न्यूक्लियर इशू ये है ना कि वो उसके इवज़, यानी कि उसके नतीजे में कि ईरान एक कंप्रोमाइज़ करे जिस शक्ल में भी हो, उस शक्ल का तयन तो अभी नहीं किया जा सकता, और उसके नतीजे में अमेरिका जो है उनको कंसेशन दे, सैंक्शन हटाए। सैंक्शन हो सकता है वो उस शक्ल में उठाएं जैसे वो टैरिफ का करते हैं, कभी 50% लगा देते हैं, फिर वो 50 से 20% कर देते हैं, सारी सैंक्शन ना हटे। तो दोनों साइड कह सकेंगी कि जी देखिए हमने तो न्यूक्लियर मुआहदा कर लिया है, और ईरान भी कह सकता है कि देखिए हमारे ऊपर से सैंक्शन हट गई हैं, तो अब हम आगे चलते हैं। राइट, बिल्कुल ठीक है। एडमिरल साहब, अभी चाइना ने जो एक लेजिस्लेशन की है और कहा है कि अब अगर यूनिलैटरली उनके इंटरेस्ट को किसी ने डैमेज किया या कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो अब चाइना रिएक्ट करेगा। हाउ डू यू सी दिस लेजिस्लेशन एंड स्टेटमेंट? और फिर एक और बात, जो वी रनिंग आउट ऑफ टाइम, मैं चाहता हूँ दोनों आप सवालों के साथ जवाब दें कि ईरान मिस एडवेंचर से पावर प्रोजेक्शन की अमेरिकन कैपेसिटी को कितना डैमेज पहुंचा है और इसका इम्पैक्ट क्या होगा फ्यूचर में? जी बिल्कुल, मैं तो इसको जो एक ग्रेट पावर कंटेस्टेशन है, जो एक सुपर पावर्स की एक कोल्ड वॉर से हॉट वॉर की तरफ एक ट्रांजिशन का जो स्पेस है, मैं तो उसी का कंटिन्यूएशन देखता हूँ इस जंग को भी। उससे पहले जो वेनेजुएला में हुआ और उससे पहले जो यूक्रेन में हुआ और अभी तक हो रहा है, तो ये सारे डिफरेंट महाज हैं कि जो जिसमें अमेरिका जो है वो चाह रहा है कि किसी ना किसी तरीके से जो चीन जो एक मुसलसल बरतरी हासिल किए जा रहा है, मुआशी महाज पे तो वो काफ़ी हद तक बरतरी हासिल कर चुका है, मगर फौजी महाज पे वो अभी तक उस लेवल में नहीं आया, और उनकी पॉलिसी भी यही है कि वो किसी भी फौजी महाज पे एंगेज एक्टिव नहीं होना चाहते। जैसे एम्बेसडर साहब ने भी अभी बात की कि बड़ा रिस्पॉन्सिबली चीन ने, जैसे आपने अभी कहा कि एक स्ट्रेटजिक मैसेज दिया है कि नो मोर मिलिट्री इंटरवेंशन, और कि इसका कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है अभी इसको नेगोशिएटेड सेटलमेंट की तरफ आना चाहिए। तो ईरान ने जो एक स्टेप लिया है, उन्होंने मार तो बहुत खाई है, लेकिन उन्होंने मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा डेंट डाल दिया है इस वक्त अमेरिका के जो एक यूनिपोलैरिटी तो ख़त्म हो चुकी है, मगर उसका एक डिक्लाइन में एक बहुत बड़ा इसका किरदार है इस मार्के में। आपने देखा कि जो ट्रांस अटलांटिक एक रिफ्ट पैदा हुई, जो नेटो की एक तरह से डिसोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, जो डिसोल्यूशनमेंट हुई यूरोपियन यूनियन की और अमेरिका की एलाइज की, ये बहुत बड़े स्टेप्स हैं अगर देखा जाए तो। आई डोंट नो कि अमेरिका इससे रिकवर कर सकेगा कि नहीं इन फोर्सिएबल फ्यूचर। राइट, थैंक यू सो मच मसूद खालिद साहब, डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा, रियर एडमिरल इकबाल साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। ये प्रोग्राम के एंड में हम सिर्फ यही बात कहना चाहते हैं कि अब इन कंट्रीज़, यानी गल्फ़ कंट्रीज़ हों, यूरोपियन कंट्रीज़ हों, वो अब चाइना की तरफ देख रहे हैं, और यूरोप और रूस जो है वो भी चाइना की तरफ जो है देख रहा है और उसके साथ अपनी अलाइनमेंट बना रहा है। सो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का भी एक्सपेक्टेड है एक विज़िट रशिया का। सो देखते हैं आगे क्या होता है। सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि इस मुआहदे के बाद उसके जो असरात होंगे, और चाहे वो सफारती महाज पे हों, चाहे वो दिफाई महाज पर हों, या फिर वो मुआशी महाज पर हों, वो मुख्तलिफ होंगे। दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी। आदिल अब्बास इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।